हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे कॉलेजेस या कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है वो पेज वाइज या चैप्टर वाइज सिखाया जाता है, बट वो जो तरीका है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग ब्राइट जेन एजुकेशन में प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके आपको ऐसे वीडियोस देंगे जिससे आपको मिनिमम एफर्ट्स डाल के आपका काम मैक्सिमम और आसान हो जाएगा, जिससे आपको रिजल्ट बहुत इजीली अचीव हो सके। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियोस सीक्वेंशियली देख लिया और ये सारे आंसर्स आपने याद कर लिए जिस हिसाब से मैं आपको दूंगा, आपको आसानी से 65 to 70 मार्क्स मिल जाएगा, दैट टू आउट ऑफ 80। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आंसर जो हम आज करने वाले हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझते हैं माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि एक बड़ी चीज के छोटे से टुकड़े की एनालिसिस करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि लार्ज एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी कर। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटे से टुकड़े की स्टडी, वेराज मैक्रो मतलब वो पूरे हिस्से की एग्रीगेट स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूरे देश की इनकम कैलकुलेट करता हूँ जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाएगा। बट अगर मैं मेरे इंडिविजुअल यानी कि मेरी खुद की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उस हर एक हिस्से को स्टडी करता है। वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लंपिंग मेथड यूज करता है, यानी कि ये एज अ होल टुकड़े को स्टडी करता है। नेक्स्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यानी कि क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हर एक हिस्से को जब स्टडी करता है तो उसमें खाली दो फैक्टर्स को ध्यान में रख के स्टडी करता है। वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है कुछ हिस्से को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी बोला जाता है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कर सकती है। मान लो ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस कैसे निकालेंगे, वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको हम लोग इनकम, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स देश की नेशनल इनकम, देश में कितनी अमीरी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या रेपो रेट साइकिल है, उसको स्टडी करता है। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपका जो नेक्स्ट आंसर है वो है डिमांड और डिजायर। डिमांड और डिजायर ये आपके बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। अगर आप पास्ट के 10 साल के पेपर देखोगे तो ये आंसर तकरीबन 5 से 6 बार आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं डिमांड और डिजायर है क्या। डिमांड यानी कि डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे। डिजायर मतलब इच्छा, खाली इच्छा। मान लो मुझे इच्छा है कि मर्सिडीज खरीदनी है, बट क्या खाली इच्छा से काम बनेगा? नहीं, मेरे जेब में पैसे भी होने चाहिए ताकि मैं वो मर्सिडीज खरीद सकूं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एबिलिटी टू पे, यानी कि मेरे जेब में पैसे होने चाहिए। मेरे जेब में पैसे होके बात नहीं बनेगी। मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए, तो आपको क्या लगता है मैं मर्सिडीज खरीदूंगा? नहीं, मैं उल्टा हेलीकॉप्टर खरीद के ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मेरी इच्छा भी होनी चाहिए, मेरे पास पैसे भी होने चाहिए और मेरी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, यानी कि वो प्रोडक्ट खरीदने की विलिंगनेस, तैयारी भी होनी चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाता है। वेराज डिजायर मतलब खाली इच्छा। मुझे लगता है कि मुझे एक हवाई जहाज खरीदना है, बट क्या लगने से कुछ होगा? नहीं। तो ये डिजायर मतलब इच्छा। डिमांड जो होती है वो रिलेटेड होती है टाइम और प्राइस से। जब किसी चीज का भाव बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम 5 किलो गेहूं खाते थे हर महीने, ठीक है, और एक गेहूं की किलो की भाव है 20 रुपए किलो। अगर इसका गेहूं का भाव 120 रुपए हो गया तो क्या हम उतनी ही डिमांड करेंगे? नहीं, हम कम डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि भाव बढ़ गया। वेराज
डिजायर को प्राइस और टाइम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मुझे अगर पता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता हूँ, तो क्या मैं ये सोच भी नहीं सकता क्या कि मैं ये खरीदूंगा? नहीं, मैं ये सोच सकता हूँ। तो क्योंकि सोचने के कोई भी पैसे नहीं लगते। तो ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके हम लोग फीचर्स भी करेंगे और जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या आता है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आए, तो आप प्लीज कंसंट्रेट करना। सबसे पहले तो समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड मिक्रोस से ओरिजिन हुआ है। मिक्रोस यानी कि स्मॉल या मिलियंथ पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े चीज की एक छोटे से हिस्से की स्टडी होता है। मान लो एक रिसर्च है कि पूरे देश में जंगल कितना है या फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो ये जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। बट अगर उसी फॉरेस्ट एरिया के एक स्पेसिफिक ट्री को या एक स्पेसिफिक पेड़ की मैं स्टडी करूं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एक छोटे से हिस्से की स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मॉरिस डॉब्स सर ने दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप से किसी एरिया पे जूम करते हैं, वो जो डिटेल या माइन्यूट में स्टडी करना होता है उसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या क्या होता है। सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसे मैंने बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी हिस्से के छोटे से पार्ट को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की जितनी भी इनकम है, यानी कि देश की जितनी भी पॉपुलेशन इनकम अर्न कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करूं, तो वो पार्ट आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि छोटे छोटे फर्म्स की, यानी कि छोटे इंडिविजुअल्स की स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी तो करता है, बट एक बड़े हिस्से के छोटे से टुकड़े को कट करके, यानी पीसेस में तोड़ के हर एक हिस्से को डिटेल में स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, यानी कि यह स्लाइस करके हर एक स्लाइस को डिटेल में स्टडी करता है। नेक्स्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पहले तो आप इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझो। इक्विलिब्रियम मतलब एक तराजू होता है। तराजू मतलब वेइंग मशीन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक बाला रखा होता है और राइट हैंड साइड में एक बाला रखा होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस दोनों हिस्से में से किसी एक हिस्से की स्टडी करता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ये कहता है कि जो दोनों पार्ट है तराजू के, उसमें से एक हिस्से की स्टडी करता है, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग अक्सर प्राइस थियरी कहते हैं, क्योंकि हमें ये मदद करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये पेन कितने में बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या क्या लगे हैं मटेरियल्स, लेबर कितना लगा है, तो ये हमें मदद करता है समझाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। अजम्पशंस यानी कि ऐसे नियम जो फॉलो हो भी सकते हैं या नहीं भी। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस है, जिसके दायरे में रह के ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो मेन रूल्स पे चलता है। एक तो है सेट्रिस पारिबस, यानी कि बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं किसी चीज की स्टडी कर रहा हूँ, मान लो मैं अगर डिमांड की स्टडी कर रहा हूँ और उसको जो इफेक्ट देने वाला है वो है प्राइस। मान लो मैं जो इंटर रिलेशन स्टडी कर रहा हूँ डिमांड और प्राइस में, तो मैं अज्यूम करूंगा कि बाकी के जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो सब कांस्टेंट रहेंगे। सेट्रिस पारिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वेरस दूसरा है लेजिस फेयर पॉलिसी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है कि पूरे इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज लिमिटेड स्कोप, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक लिमिटेड स्कोप है, वो उसके स्कोप के बाहर के कामों को नहीं स्टडी कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया,
अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी कितनी है, कि देश का जीडीपी ग्रोथ कैसा है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल इंडिविजुअल लोगों की स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, मेरी डिमांड किसी प्रोडक्ट को लेके कितनी है, वेराज आपकी डिमांड कितनी है। तो इस प्रॉब्लम्स को देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट फीचर जो है, दैट इज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यानी कि एडिशनल यूनिट से बेनिफिट कितना मिला। जैसे हम लोग पानीपुरी के स्टॉल पे जाते हैं, हम लोग हम लोग एक प्लेट पानीपुरी खाते हैं, तो पहला दूसरा खाते हैं, फिर छठवां खाने के बाद हम लोग दुकानदार से लास्ट में सूखा पूरी की डिमांड करते हैं। तो ये जो हम लोग सूखा पूरी की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा यूनिट। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट खा के भी हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा का स्टडी करता है, वही करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करके मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब ही वही कि किसी एक्स्ट्रा चीज से जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है उसकी स्टडी करना। लास्ट फीचर जो है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। इस दुनिया में बहुत तरीके के मार्केट्स है, जैसे मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये मार्केट कैसे रन होते हैं, इनका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये भी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये थे सारे फीचर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। अगर आपको एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आ गया, तो आपको सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ, दैट इज माइक्रोस। उसके बाद मॉरिस डॉब्स सर ने जो डेफिनेशन दिया वो भी आपको लिखने का। उसके बाद ही आप इंपॉर्टेंस लिखना चालू करोगे। तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें ये कैसे मदद करता है। सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसे हम लोग ने ऊपर फीचर्स में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इस प्राइस थियरी, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस जानने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, प्राइस डिटर्मिनेशन। एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, ये जो पेन है वो कैसे बना, कितनी लागत इसमें लगी है, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि ये जो पूरी इकोनॉमी चल रही है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रही है। हर एक इंडिविजुअल फ्री है कि अपने कैपेसिटी में जो उसको प्रोड्यूस करना है, जो उसे कंज्यूम करना है, वो फ्री में कर सकता है। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि उस पूरे पार्ट की एक साथ स्टडी करना। जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था फॉरेस्ट रिसर्च, तो पूरा फॉरेस्ट रिसर्च आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, वेराज एक स्पेसिफिक ट्री की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ लार्ज एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स। लार्ज मतलब बड़े, एग्रीगेट यानी कि टोटल यानी कि एडिशन, सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स की एडिशन करके जिसे हम स्टडी करते हैं उसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कार्ल शपीरो का एक बेहतरीन डेफिनेशन है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से, यानी कि होलिस्टिक व्यू से अगर मैं ऊपर से देखूं कि भारत देश की इकोनॉमी कैसे चलती है, तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वेराज अगर मैं ये देखूं कि भारत देश में एक सिटीजन की इनकम या एक सिटीजन की डिमांड कैसी है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स। सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। जैसे ऊपर भी समझा है, एग्रीगेट यानी एवरेज या सम टोटल इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी। मान लो 4 वेरिएबल है मेरे पास, तो इन चारों वेरिएबल को मैं एक साथ स्टडी करूंगा, तो इसी को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और अगर इन 4 वेरिएबल को अलग अलग तरीके से मैं पढ़ूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। सेकंड जो है, दैट इज लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने स्लाइसिंग मेथड देखा था, यानी कि पूरे बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके स्टडी करना। बट यहाँ पे हम लोग कोई स्लाइस नहीं कर रहे, हम लोग पूरी इकोनॉमी को एज अ होल, यानी कि ईगल्स आए, यानी कि हम लोग अगर ऊपर से भारत देश को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसकी स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम यानी कि एक तराजू। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 वेरिएबल्स थे, एक डिमांड और प्राइस, तो हम लोग डिमांड की स्टडी करते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स है जो उस डिमांड को अफेक्ट करेंगे,
तो वो सारों की हम लोग स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि जितने भी इस देश में वेरिएबल्स है, जितने भी इकोनॉमिक्स में वेरिएबल है, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है। मान लो मेरे पास इनकम 1000 रुपये, तो जितनी मेरी इनकम होगी तो ही मैं खर्चा कर पाऊंगा, खर्चा करके कुछ पैसे बच जाएंगे तो ही सेविंग्स कर पाऊंगा, सेविंग्स अगर हुई तो ही इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट अगर हुई तो ही कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। ये जो मैंने आपको चेन समझाई, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, उसी को हम लोग बोलेंगे जो वेरिएबल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट को ये मदद होती है कि देश की टैक्सेशन सिस्टम कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, देश का नेशनल इनकम कितना है, क्या वो राइजिंग है यानी कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, देश का प्रोग्रेस हो रहा है या देश बैकफुट पे जा रहा है, देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है, मान लो किसी देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसका आंसर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड, यानी कि गवर्नमेंट में अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करने को मदद करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज जनरल प्राइस लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फीचर था दैट इज प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक प्रोडक्ट की प्राइस यानी कि वो कितने में बना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जानने में मदद करता है। वेराज यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल लिखा है, यानी कि देश में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की एग्रीगेटिव प्राइस, यानी कि उन सब का अगर मैं टोटल कर दूं और उनका एवरेज निकाल दूं, ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, जनरल प्राइस लेवल, यानी कि पूरे देश में महंगाई कितनी है, पूरे देश में कितने के गुड्स बन रहे हैं, कितने के सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मान लो मुझे देश को $5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, तो उसके लिए मुझे जो रोड मैप लगेगा यानी कि जो प्लानिंग लगेगी वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिना नहीं कर पाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स देश के टैक्सेशन पॉलिसी, देश के फॉरेन ट्रेड्स या फिर करेंसी में कैसे कम ज़्यादा होता है, उसके वेरिएबल्स को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी देश की इनकम को स्टडी करता है। पूरी देश की इनकम जो होती है उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम को स्टडी करता है, इसीलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थियरी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो आंसर करने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया, इंट्रोडक्शन दिया, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन को भी 1 से 2 मार्क्स होते हैं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दैट इज नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की इनकम को कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है, इसीलिए हम लोग हमारा परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं। जैसे हमारा परफॉर्मेंस भी बचपन में जज होता था, कैसे, हमें सेमेस्टर में कितने मार्क्स मिले, फिर फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स मिले, उससे हमारा परफॉर्मेंस जज होता था। सिमिलरली अगर किसी भी देश को जज करना है तो उसके लिए बेहतरीन पैरामीटर होता है देश की नेशनल इनकम। अगर देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब वो देश प्रगति की राह पे, यानी कि वो देश प्रोग्रेसिव है। अगर देश की नेशनल इनकम कम हो रही है तो उस देश में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिससे उसकी प्रोग्रेस में रुकावट आ रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में मदद करता है, जिससे हम हमारी इकोनॉमी को जज कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उस पर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि अगर देश में कोई समस्या है तो उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बता रहा है। जैसे भारत देश में बहुत सारी समस्या है, जैसे पॉवर्टी हो गया, बेरोजगारी हो गया, यूथ तो है बट यूथ के पास नौकरियां नहीं है, तो इनको कैसे नौकरियां दी जाए ताकि वो लोग प्रोडक्टिव हो सके देश के लिए और देश के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये सारे सॉल्यूशंस हमें मैक्रो इकोनॉमिक देता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि देश में कितनी रोजगारी है, कितनी वैकेंसी है, कितनी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। अगर किसी देश में एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी है तो वो देश हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा, वो देश की ग्रोथ कभी भी नहीं रुकेगी। बट अगर किसी देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उस देश की प्रगति कम रहेगी।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये मदद करता है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट कोई नए नए स्कीम्स ला सकते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये सारे सॉल्यूशंस हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। पूरा जो देश है वो कैसा चल रहा है, उसकी इकोनॉमी कैसे रन हो रही है, ये भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जैसे आपने सुना रहेगा कि कभी स्टॉक मार्केट जो है वो उसके बुल रन पे है, हो सकता है कभी कभी बेयर फेज में, यानी कि रिसेशन आ गया, मंदी है पूरी मार्केट में, 3 साल हो गए 4 साल हो गए शेयर मार्केट दौड़ा ही नहीं है, तो इसी को हम लोग मंदी या रिसेशन कहते हैं। ये जो फ्लक्चुएशंस, ये जो साइकिल्स होते हैं, इन्हीं को हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक साइकिल्स कहते हैं। तो किसी भी साइकिल में मान लो हमारा देश रिसेशन में चला गया, यानी कि हमारे देश में मंदी आ गई, तो ये मंदी को हम लोग कैसे काउंटर करें, इस मंदी को कैसे दूर भगाएं ताकि हमारे देश में प्रोग्रेस वापस लौट के आए, तो ये भी इसका भी सॉल्यूशन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब यानी कि बड़े वेरिएबल्स को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे वेरिएबल्स को स्टडी करता है, यानी कि इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल इनकम, यानी कि पूरे देश की इनकम, पूरे देश का आउटपुट, पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट स्टडी करता है। तो इसी का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े वेरिएबल्स को स्टडी करता है। और लास्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत देश की डेवलपमेंट अगर करनी है तो उसके लिए हमें कई सारे मैक्रो वेरिएबल्स को जानना ज़रूरी है। तो मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करने में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद कर सकता है, जिससे हम सॉल्यूशंस दे सके गवर्नमेंट को कि मान लो कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन दे सके, जिससे हमारा देश प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में जाए। डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेज। उसी डिमांड को हम लोग आगे क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड यानी कि उस कमोडिटी की डिमांड जो हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करते हैं मतलब या तो यूज करते हैं या तो खाते हैं। ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल कपड़े हो गए, तो कपड़े जो हम लोग दुकान से खरीदते हैं वो एक ही मोटिव से खरीदते हैं कि हमें पहनने। अभी ये जो कपड़े खरीद रहे हैं उस कपड़े से आगे कुछ तो नहीं करते। दूसरा एग्जांपल है सॉल्ट। नमक जो लेते हैं वो ऑब्वियसली हम लोग खाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का कोई और इस्तेमाल नहीं है, ये डायरेक्ट कंजम्पशन पर्पस के लिए हो रहा है। तो इसी डिमांड को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। सेकेंड जो टाइप है डिमांड का वो है इनडायरेक्ट डिमांड। ऐसी वस्तु की डिमांड या ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करने वाले, बट उस प्रोडक्ट को खरीद के हम लोग आगे मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मशीन, अगर हम लोग रेमंड से या कोई भी बड़ी कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, तो अपने को एक मशीन तो लगेगा जिससे हम कपड़ा इनपुट डाल के और उससे एक क्लोथ बना सके जो हम लोग पहनने वाले हैं। तो ये जो मशीन हम खरीद रहे हैं वो डायरेक्ट यूज नहीं है, उसका इनडायरेक्ट यूज है, क्योंकि उसको हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। तो ऐसी ही डिमांड को कहा जाता है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड का दूसरा नाम है डिराइव्ड डिमांड। ये याद रखना, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। तो आंसर है डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट टाइप की जो डिमांड है वो है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। ऐसी दो चीजों की डिमांड जो अगर साथ में नहीं है तो हम हमारा काम ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से पुणे जाने का कार में, तो मेरे पास कार तो होनी चाहिए और उसमें डालने के लिए फ्यूल भी होना चाहिए। क्या मैं विदाउट फ्यूल कार चला सकता हूँ? नहीं। तो कार एंड पेट्रोल ये जो एग्जाम्पल है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का एग्जाम्पल है। ये दोनों चीजें जब साथ में होंगी तभी हमारी वांट सेटिस्फाई हो पाएंगी। तो ऐसे डिमांड को हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट जो डिमांड का टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, जो है सब्स्टिट्यूट डिमांड। ऐसी डिमांड जो हम लोग अगर एक प्रोडक्ट लेते हैं तो दूसरी प्रोडक्ट को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाय पीता हूँ, इसका मतलब मैं कॉफी नहीं पीता। क्या मैं एट अ टाइम चाय और कॉफी पीऊंगा? क्या नहीं। तो जब मैं चाय पीऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली कॉफी को रिजेक्ट कर रहा हूँ।
तो ऐसी डिमांड जिसके वजह से एक प्रोडक्ट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट डिमांड। सब्स्टिट्यूट डिमांड का दूसरा नाम है कॉम्पिटिटिव डिमांड। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है टी और कॉफी, इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है शक्कर और गुड़, दैट इज शुगर एंड जैगरी। ये भी कॉम्पिटिटिव डिमांड का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो डिमांड की टाइप है दैट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड यानी कि ऐसा एक प्रोडक्ट जिससे हमारी बहुत सारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस बहुत सारे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हम लोग बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वॉशिंग मशीन चला सकता हूँ, मैं रेफ्रिजरेटर चला सकता हूँ, मैं ओवन चला सकता हूँ। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ इससे मेरी बहुत सारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है। तो इसी को बोला जाता है कंपोजिट डिमांड और मल्टीपर्पस डिमांड। नेक्स्ट आंसर हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज यूटिलिटी के टाइप्स। पहले तो समझते हैं कि यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि हर एक प्रोडक्ट की एक पावर होती है जिससे हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। इसका मतलब पानी में कैपेसिटी है जिससे हमारी प्यास बुझ सके, पानी में वो कैपेसिटी है जिससे हमारी वांट पूरी हो सके। तो यूटिलिटी यानी कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो आइए देखते हैं ये यूटिलिटी के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप मैंने लिखा है फॉर्म यूटिलिटी। अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर में चेंज करूं और उसके बाद मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। मान लो एक पेड़ की लकड़ी पड़ी है तो हमें वो उतनी इस्तेमाल नहीं आएगी, बट अगर उसी लकड़ी में से मैं फर्नीचर बनाऊं, मैं चेयर बनाऊं या कोई मैं टेबल बनाऊं तो उस वस्तु की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जब यूटिलिटी चेंज इन स्ट्रक्चर करने के बाद या स्ट्रक्चर या शेप बदलने के बाद बढ़ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड टाइप की जो यूटिलिटी है दैट इज प्लेस यूटिलिटी। एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद जब उसकी यूटिलिटी या उसका इंपॉर्टेंस जब बढ़ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक स्वेटर है, तो आपको क्या लगता है स्वेटर ज्यादा कश्मीर में मुझे यूटिलिटी देगा या राजस्थान में? ऑब्वियसली कश्मीर में। क्यों? क्योंकि कश्मीर में ठंडी होती है और राजस्थान में गर्मी होती है। तो स्वेटर की लोकेशन चेंज करने से उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट जो टाइप है यूटिलिटी का दैट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी जो होती है वो कंजम्पशन के टाइम से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, आपने छाता यूज करते हो, छाता ठंडी में यूज करते हो या बारिश में? ऑब्वियसली बारिश में। टाइम ड्यूरेशन चेंज करने के बाद छाते की यूटिलिटी बढ़ गई। छाते की यूटिलिटी बारिश में ज्यादा है वेरस ठंडी में कम। तो इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट जो यूटिलिटी है दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। अगर हम किसी प्रोडक्ट की जानकारी ले ले और उससे उसका इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। जैसे हम लोग अपना नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम लोग को उस स्मार्टफोन के इतने सारे फीचर्स का आइडिया नहीं होता है, बट जैसे जैसे हम लोग उसको इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे ही हमें उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा फीचर्स समझ में आते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी को लॉ ऑफ डीएमयू यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए या कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आया है। तो प्लीज आप इस आंसर को ध्यान से देखना। ये लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। आखिरकार ये लॉ इन डिटेल जो दिया है मैं इसको पहले ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आप एक बड़ी सी मैराथन रन करके आए हो जो 40-50 किलोमीटर थी और आप बहुत दौड़ के आपके घर पे आ गए और आपको बहुत प्यास लगी। आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। तो आपकी मम्मी ने पानी का ग्लास लिया, आपने एक ग्लास पिया, बट उससे आपकी प्यास नहीं बुझी। तो आपकी मम्मी को आपने और एक ग्लास लाने को बोला। तो आपने सेकंड ग्लास भी पानी का पिया, तीसरा भी पिया, चौथा भी पिया। तो इससे फिर आपकी लास्ट में प्यास बुझ गई। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको कौन से वाले पानी के ग्लास से मिली?
ऑब्वियसली पहले वाले पानी के ग्लास से। जैसे जैसे आप उस ग्लास को कंज्यूम करते गए वैसे वैसे आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम कम होते गए, यानी कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहला पानी का ग्लास जब पी रहे थे तब मैक्सिमम थी, और जब से लास्ट ग्लास पिया आपने तब वो डिमिनिश हो गई, यानी कि कम हो गई। तो यही एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस लॉ में। तो लेट्स स्टार्ट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लॉ प्रोफेसर गॉसन ने दिया था। इसीलिए इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये लॉ को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। ये लॉ ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे कि हम लोग ने कंजम्पशन बढ़ाया था पानी के ग्लास का, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती गई, यानी कि हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारा प्लेजर कम होते गया जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाया। तो ये जो लॉ है ये हम लोग को एक शेड्यूल देता है जिससे हम और अच्छे से इस लॉ को समझ पाए। तो चलो देखते हैं कि ये लॉ का शेड्यूल क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यूनिट्स कंज्यूम्ड, और यहाँ पे लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैं पहला पानी का ग्लास कंज्यूम करूँगा तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी 10। जैसे मैं दूसरा पानी का ग्लास पीऊँगा वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी घट के हो जाएगी 8। तो यही आपको साफ साफ बता रहा है कि जैसे मैं मेरे यूनिट्स कंज्यूम ज़्यादा कर रहा हूँ वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जा रही है, यानी कि कम होते जा रही है। एक पॉइंट तो आएगा ना जब आप आपकी मम्मी को बोलोगे कि बस मम्मी अभी पानी का ग्लास नहीं लाना, इसका मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, यानी कि तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। मान लो फिर भी आपने नहीं बोलने के बाद भी आपकी मम्मी ने और एक पानी का ग्लास ला के दे दिया, तो क्या होगा? वो ज़्यादा होने की वजह से आपको तुरंत वॉशरूम में जाना पड़ेगा। तो वो है डिसयूटिलिटी, यानी कि निगेटिव यूटिलिटी। जब इंसान अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के बाद भी कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो उसे यूटिलिटी नहीं बल्कि डिसयूटिलिटी मिल जाती है, इसीलिए यूटिलिटी यहाँ पे निगेटिव हो जाती है। तो यही जो हम लोगों ने ऊपर डीएमयू का शेड्यूल पढ़ा, तो इसी का हम लोग ग्राफ में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो एक्स एक्सिस है वो यूनिट्स को डिनोट करता है, वेराज जो वाई एक्सिस है वो एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को डिनोट करता है। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसीलिए ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन है। जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी। इसीलिए ये जो एमयू कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब हम लोग इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स कंज्यूम्ड वेराज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 पे है। जैसे ही हम लोग सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गिर के 8 पे आ जाएगी। हम लोग जब 6 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 पे आ जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट में हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गई है, यानी कि जितने हम लोग चाहते थे उतना हम लोग ने हासिल कर लिया है। बट अगर इसके बाद भी हम लोग कंज्यूम करेंगे 7वां यूनिट तो ये जो एमयू कर्व है वो निगेटिव में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस में आ गया, -2 हो गई हमारी यूटिलिटी। इसका मतलब सेटिस्फैक्शन के बाद अगर हम लोग कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज मिलेगा, दैट इज डिसयूटिलिटी मिलेगी। लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस को समझने वाले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यह समझा था कि लॉ ऑफ डीएमयू आखिरकार कहता क्या है, तो उसको मैं एक लाइन में ब्रीफ आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारा प्लेजर कम हो जाएगा जब हम लोग कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि अगर ये लॉ प्रूव करना है तो उसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस यानी कि कुछ रूल्स को अज्यूम करना ही करना होगा, तब जाके वो लॉ रियलिटी में अप्लाई हो सकता है। तो लेट्स सी एक एक करके देखते हैं कि अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डीएमयू के। सबसे पहला अजम्पशन जो है दैट इज होमोजीनिटी। होमोजीनिटी यानी कि ये लॉ अज्यूम करता है कि जो कंजम्पशन कमोडिटी का कंज्यूमर कर रहा है वो, मान लो हम लोग एक एप्पल खा रहे हैं
ठीक है, तो सारे एप्पल जो हम लोग कंज्यूम करने वाले वो एक ही कलर के, एक ही साइज, एक ही टेस्ट के होने चाहिए। इसी का मतलब वो सारे एप्पल होमोजीनियस इन नेचर होने चाहिए, यानी कि हर एक का क्वालिटी, हर एक के फीचर्स, हर एक का कलर, साइज, शेप सेम होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट। ये लॉ अज्यूम करता है कि जो यूटिलिटी है, जो ये सेटिस्फेक्शन है, ये हम लोग नंबर्स में अज्यूम कर सकते हैं। इन रियलिटी हम लोग सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को रियलिटी में अज्यूम या नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट ये लॉ को अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर 0 to 9 से लेके हमें मेजर करना ही करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है दैट इज कंटिन्यूटी। ये लॉ अज्यूम करता है कि हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी, वो हम लोग कंटिन्यूस पीरियड में खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक एप्पल अभी खा रहे हैं और दूसरा एप्पल एक दिन के बाद। हम लोग जो एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस सक्सेशन में होना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक, तभी जाके ये लॉ अप्लाई होगा। मान लो हमने आज एक एप्पल खाया और कल जाके दूसरा एप्पल खाया, तो हमारी यूटिलिटी कम थोड़ी ना होगी, उतनी ही रहेगी, क्योंकि बीच में जो स्पैन हुआ उसमें हम लोग का पेट खाली था, तो यूटिलिटी कम होने के बजाय उल्टा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें कंटिन्यूस सक्सेशन में ही करना है, यानी कि एक के बाद एक कंज्यूम करते जाना है। नेक्स्ट है रीजनेबिलिटी। ये लॉ अज्यूम करता है कि कंज्यूमर जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो एक रीजनेबल साइज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी पी रहा है तो स्पून में पी रहा है, एक स्टैंडर्ड ग्लास जो होता है उसमें पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसान चाय पीने के ऊपर ये लॉ अज्यूम कर रहा है और वो पतीला भर के चाय पी रहा है, नहीं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। हमें उसके स्टैंडर्ड साइज में, यानी कि कप ऑफ टी या और ग्लास ऑफ वाटर, ये जब स्टैंडर्ड साइज रहेगा तभी ये लॉ अज्यूम या तभी ये लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। ये लॉ कहता है कि जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी को, वो छोटी छोटी साइज में डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही कमोडिटी बहुत बड़ी है और उसको हम लोग एक साथ में कंज्यूम करेंगे। तो अगर ऐसी कोई कमोडिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन, तो टेलीविजन को हम लोग टुकड़ों में थोड़ी कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि हम लोग को अगर टेलीविजन देखने का है तो हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी उसको डिवाइड करेंगे, कट करके टीवी देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये लॉ ऑफ डीएमयू उन्हीं चीज़ों पे अप्लाई होगा जो डिविजिबल इन नेचर है, यानी कि ऐसे चीज़ जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैशनैलिटी। ये लॉ अज्यूम कहता है कि जो कंज्यूमर है उसका दिमाग सही है, यानी कि वो कंज्यूमर रैशनल है, वो कंज्यूमर इंटेलिजेंट नहीं कहूँगा बट वो कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो हम लोग उसको लॉ अप्लाई करने के लिए एप्पल खाने को दे रहे हैं, बट वो खाने के बगैर वो एप्पल का जूस बना के बाहर बेच रहा है, तो उसकी यूटिलिटी कम थोड़ी ना होगी, उसकी यूटिलिटी तो बढ़ेगी। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो कस्टमर है उसका दिमाग सही से काम कर रहा है। नेक्स्ट है सिंगल वांट। ये लॉ उन्हीं चीज पे अप्लाई होगा जो कमोडिटी सिंगल वांट के लिए यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो नमक, तो नमक हम लोग खाली खाने के लिए ही कर सकते हैं, तो ये लॉ नमक पे अप्लाई होगा। वेराज पानी पे ये लॉ नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि पानी से हम लोग बहुत तरीके के वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि हम लोग नहा सकते हैं, पीने का पानी भर सकते हैं, या कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। हम उसी कमोडिटी को देखेंगे या कंज्यूम करेंगे जो हमारी खाली एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। तो अभी हमने लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस को समझा था, यानी कि वो रूल्स जिनके बिना ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अभी हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस को समझने वाले, यानी कि ऐसे चीजें जो लॉ ऑफ डीएमयू के रेंज से बाहर है, यानी कि इन चीजों पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लॉ ऑफ डीएमयू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था वो यूनिवर्सल इन नेचर है, यानी कि ये जो हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं वो इन रियलिटी में एक्सेप्शंस नहीं है। ये क्यों, ये मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो हॉबीज है। मान लो मुझे शौक है कि मैं पोस्टल स्टैम्प को कलेक्ट करता हूँ, तो आज मुझे एक पोस्टल स्टैम्प मिला, फिर 4-5 घंटे बाद और एक पोस्टल स्टैम्प मिला, वो मैं कलेक्ट करते जा रहा हूँ। तो जितना जितना मैं कलेक्ट करते जा रहा हूँ उससे मेरी यूटिलिटी कम होने के बदले में उल्टा बढ़ रही है, क्योंकि मेरी हॉबी है।
तो मुझे मज़ा आ रहा है, जैसे जैसे मुझे नया नया स्टैम्प मिल रहा है वैसे मज़ा आ रहा है। बट ये मैंने आपको जैसे बोला कि लॉ ऑफ डीएमयू के असली में एक्सेप्शंस नहीं है। ये जो हॉबीज़ है वो वॉयलेट करती है, यानी कि ये रूल्स अप्लाई नहीं करती। कौन से रूल्स? होमोजिनिटी और कंटिन्यूटी। मान लो भले मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी है, बट अगर मुझे एक ही स्टैम्प बार बार मिलेगा तो मैं भी कंटाल जाऊंगा। यानी कि मैं एक ही स्टैम्प को बार बार नहीं जमा कर सकता, मुझे हर बार दूसरे पोस्टल स्टैम्प्स लगेंगे, तभी जाके वो अच्छे से मेरी हॉबी सेटिस्फाई होगी। अगर मुझे एक ही स्टैम्प बार बार मिल रहा है तो उससे मुझे मज़ा नहीं आएगा, उससे मेरी यूटिलिटी कम ही होने वाली है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है एडिक्शन। हो सकता है कि बहुत लोगों को सिगरेट या तंबाकू का एडिक्शन होता है, तो हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन में देखा था, भले पूरी दुनिया बंद है बट वाइन शॉप के बाहर हमेशा लाइन लगी ही होती थी, या पान की टपरी के बाहर लाइन लगी ही होती थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों को उसकी लत लग गई है। तो जैसे जैसे उनको वो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, किसी एक ड्रंकर्ड को यानी कि शराबी को अगर ज़्यादा हम लोग दारू पिलाएंगे या फिर ज़्यादा उसको ड्रिंक करवाएंगे तो उसको और मज़ा आ जाएगा, ना कि उसकी यूटिलिटी कम होगी बल्कि उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको उससे और प्लेजर मिल रहा है। बट ये जो एक्सेप्शन मैंने बोला, ये रैशनैलिटी के अजम्पशन को वायलेट करता है, क्योंकि जो ड्रंकर्ड है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो भले पी तो रहा है, वो भले मज़े ले रहा है, बट एट द एंड उसकी सेहत पे इसका बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होने वाला है, यानी कि उससे दारू पी के उसकी तबीयत खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है हैबिट। हैबिट यानी कि हमें किसी चीज़ का हैबिट है, तो हम मान लो हमें मज़ा आता है कोई गाना सुनने में, हैबिट लग गई है कि वो गाना बार बार सुनेंगे। तो अगर हम कोई गाना बार बार सुन रहे हैं तो उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि मुझे एक ही गाना बार बार सुन के मज़ा आ रहा है, उसकी मुझे हैबिट लग गई है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है मनी। अगर मेरे पास मान लो आज 1 लाख रुपए है, तो क्या लगता है आपको मेरी मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, बल्कि मैं ये और चाहूंगा कि इस 1 लाख से मैं और कितने पैसे कमा पाऊँ। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हर एक इंसान को कितना भी भले पैसा मिल जाए तो भी उसके लिए वो लिमिटेड नहीं होता, उसको और भी पैसे कमाने की लालच हो ही जाती है। ये जो मनी का एक्सेप्शन दिया वो रैशनैलिटी के एक्सेप्शन को, अजम्पशन को वायलेट करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एमयू ऑफ मनी कांट बी जीरो, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांट बी जीरो। मनी की जो यूटिलिटी या जो गरज है इंसानों को वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है दैट इज पावर। मान लो मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मान लो मैं एक जिले का कलेक्टर हूँ, तो क्या मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा कि मेरी और ग्रोथ ना हो? मुझे तो मज़ा आएगा उल्टा, कि अगर मुझे और पावर मिल गई तो और मज़ा आएगा। अभी तो मेरे एक अंडर में खाली एक डिस्ट्रिक्ट है, बट मैं ये चाहूँगा कि अगले साल से या अगले 2-3 आने वाले साल से मेरे कंट्रोल में ये पूरा राज्य हो, पूरा स्टेट मेरे कंट्रोल में हो। इसी का मतलब पावर जैसी जैसी मेरी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी, ना कि वो कम होगी। ये भी जो एक्सेप्शन है वो रैशनैलिटी को वायलेट करता है, क्योंकि कोई भी नेचुरल या फिर इंटेलिजेंट पर्सन जो आम आदमी है वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो यही सोचेगा कि अभी इतनी पावर मिल गई है तो काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो माइजर यानी कि कंजूस यानी कि हर एक पैसा उसको सेव करके और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये भी रैशनैलिटी को वायलेट करता है, क्योंकि अगर इंसान कमाएगा तो ऑब्वियसली वो खर्चा ही करेगा, अगर खर्चा नहीं करेगा तो वो उसके नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करेगा? तो माइजर को ये जानना ज़रूरी है कि उसके सेटिस्फैक्शन के लिए भी एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइजर की जो डिमांड है मनी वो कभी भी कम नहीं होती। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स जिनके वजह से डिमांड या तो कम या ज़्यादा होती है। तो लेट्स सी कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। पहला जो डिटर्मिनेंट है दैट इज प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होता है। मान लो हम लोग एक अनाज की बोरी लाते हैं, गेहूं की बोरी है, वो 100 रुपये में हमें 5 किलो मिलती है, ठीक है। अगले महीने में उसी बोरी का भाव 1000 रुपये हो गया, तो क्या आपको लगता है हम लोग उतनी ही डिमांड करेंगे क्या? नहीं, हम लोग डिमांड कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस उसका बढ़ गया। इसका उल्टा,
अगर उस गेहूं की बोरी का भाव 50 रुपए पे आ गया तो हम हमारी डिमांड बढ़ा देंगे। इसी का मतलब जो प्राइस है, प्राइस और डिमांड जो होती है उनका आपस में कनेक्शन तो है, बट उनका रिलेशन आपस में कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड कम होगी, वेरास प्राइस जब कम होगी तब डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा इनकम है। मान लो मेरी इनकम है 1 लाख रुपए महीना और मैं उससे सारे खर्चे, मम्मी पापा को पैसे देता हूँ, मेरे पे ईएमआई है वो सब पे करता हूँ। मेरे हाथ में लास्ट में महीने के आखिर में 25,000 बचते हैं, वो मैं स्पेंड करता हूँ। मैं महीने में 3-4 बार मल्टीप्लेक्स जाता हूँ मूवी देखने के लिए। अगर मान लो मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ के 4 लाख हो गई तो मेरी स्पेंडिंग में मैं बढ़ा दूंगा ना, तो मैं ज़्यादा बार मल्टीप्लेक्स जाऊंगा, तो मैं ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा। इसका मतलब मेरी जब इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। बट अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए जो थी वो कम होके 20,000 रुपए हो गई तो क्या लगता है मैं स्पेंड कर पाऊंगा क्या? नहीं। इसी का मतलब इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड इफेक्ट होता है, दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। मान लो छोटे बच्चों की कपड़े की डिमांड फिलहाल बढ़ रही है क्योंकि उनकी बर्थ रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, इसलिए छोटे बच्चों की जो कपड़े की डिमांड है वो बढ़ रही है। अगर थोड़े साल बाद छोटे बच्चों की पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कम हो गई तो क्या लगता है उनके कपड़े की जो डिमांड है वो बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। इसी का मतलब जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो एक डिमांड ज़्यादा होती है, और जब पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैक्सेशन पॉलिसी। मान लो मैं 50,000 रुपये मंथली कमाता हूँ, उसमें से मैं 20,000 रुपये का टैक्स पे करता हूँ, तो मेरे हाथ में कितना बचा? 30,000 रुपये। इसी 30,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो टैक्स कट करने के बाद हमारे हाथ में बचती है। अभी मेरे हाथ में कितने पैसे बचे? 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये को मैं डिस्पोज कर सकता हूँ, यानी कि मैं जहाँ मर्जी वहाँ खर्च कर सकता हूँ। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, अभी जो पहले गवर्नमेंट मुझसे 20,000 रुपये लेती थी, अभी गवर्नमेंट 40,000 लेने लगी, तो मेरे हाथ में पैसा कितना बचेगा? 10,000 रुपये। तो आपको क्या लगता है मेरी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे ही कम बचे। बट अगर गवर्नमेंट खुश हो गई मेरे पे और बोला कि आप टैक्स ही मत दो, तो मेरे हाथ में तो पूरी बच जाएगी मेरे सैलरी 50,000, तो मैं ज़्यादा खर्चा कर पाऊंगा। इसी का मतलब अगर टैक्सेशन ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, बट अगर टैक्स कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हम लोग ने पिछले वीडियोस में किया था, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो प्रोडक्ट्स एक साथ चाहिए जिससे हमारी एक सिंगल वांट सेटिस्फाई हो सके। जैसे कार एंड पेट्रोल। मान लो पेट्रोल के दाम 1,000 रुपये लीटर हो गए, तो क्या लगता है गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी पानी से तो नहीं चलेगी, पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो पेट्रोल जब महंगा हो जाएगा तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। बट अगर उल्टा हो गया, पेट्रोल के भाव 10 रुपये लीटर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कार के डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके भाव इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लो मैं चाय पीता हूँ, 20 रुपए की चाय पीता हूँ और कॉफ़ी आती है 40 रुपए की। मैं चाय इसलिए पीता हूँ क्योंकि वो मुझे अफोर्ड हो पा रही है, क्योंकि मेरी सैलरी कम है तो मैं 20 रुपए की चाय अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मैं 40 रुपए की कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। बट अगर कॉफ़ी के दाम गिर गए, 40 रुपए से 10 रुपए आ गए, तो मैं चाय पीऊँगा क्या? नहीं, मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा? कॉफ़ी में। तो इसी का मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम ज़्यादा होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम ज़्यादा होता है, तो वो अपने पीयर या अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि चाय का भाव अगर बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में समझना। सोने का भाव आज 80,000 रुपये एक तोले का चल रहा है, ठीक है? मतलब 10 ग्राम 80,000 रुपये में आता है। अगर मुझे पता है कि 2 महीने बाद ये भाव
कम होने वाला है 60,000 रुपये में। तो क्या आपको लगता है मैं आज खरीदूंगा क्या? नहीं, मैं 2 महीने बाद ही खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में उसके भाव कम होने वाले हैं। तो जब एक आदमी फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है तो उसके वजह से डिमांड अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस है। टेस्ट यानी कि मान लो एक दुकान की पानी पूरी मुझे पसंद है, तो भले उसका भाव कितना भी कम ज़्यादा हो तो मैं वहीं से खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में उसकी टेस्ट फिट हो गई है। मैं नहीं चाहता कोई और पानी पूरी ट्राई करना, इसलिए मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस, दाम बढ़े या कम हो, मैं उसी पानी पूरी वाले से खाऊंगा। नेक्स्ट है हैबिट। मान लो मुझे कुछ अल्कोहल या ड्रग्स की आदत है, तो भाव अगर कम ज़्यादा भी हो रहे हैं ना, तो भी वो हैबिट बन गई है, वो अभी मुझसे नहीं छूट पाएगी। तो भाव बढ़े या कम हो, मेरी डिमांड उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट है प्रेफरेंस। मान लो पुराने ज़माने के कपड़े वापस ट्रेंडिंग में आ गए, तो सारे लोग क्या करेंगे, उस ट्रेंडिंग कपड़े की डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो ट्रेंड में है। अगर कोई कपड़े आउटडेटेड हो गए तो क्या हम उसकी डिमांड करेंगे? नहीं, हम लोग उसका प्रेफरेंस बंद कर देंगे, यानी कि उसकी डिमांड करना बंद कर देंगे। तो ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। समझने वाले कि वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड आखिर होता क्या है। लोगों को लगता है कि वेरिएशन और चेंज यानी कि एक ही शब्द है, जो कि है बदलाव। बट हम लोग जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इसमें वेरिएशन और चेंज के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। तो देखते हैं कि वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड आखिरकार होता क्या है। वेरिएशन इन डिमांड यानी कि चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड यानी कि प्राइस के कम ज़्यादा होने से डिमांड में इफेक्ट होता है। अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी। वेरस चेंज इन डिमांड में प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। बाकी अदर फैक्टर्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाए, जैसे टैक्सेशन हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस हो गया, अगर उनमें कोई चेंज आता है और उसके वजह से डिमांड इफेक्ट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड इज चेंज इन प्राइसेस चेंजेस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, whereas change in demand, change in other factors leads to change in demand, और इसमें प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, और वेरिएशन इन डिमांड में जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सपांशन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो देखते हैं ये होता क्या है। जब प्राइस कम होने के वजह से डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। एक्सपांशन इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड गिरने को क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। इसके ठीक ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, यानी कि किसी चीज की कीमत बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये दोनों स्टेटमेंट को मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाया है। थोड़ा देखो, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो ग्राफ है आपका, ये जो P1 है, ये जो P है, ये ओरिजिनल प्राइस है। जब आपकी प्राइस P थी तब आपकी जो डिमांड है वो Q तक थी, बट जब आपकी प्राइस P1 तक कम हो गई तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसका मतलब डिमांड आपकी बढ़ गई, तो डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड जा रहा है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड में आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। वेरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में ठीक उसका उलट होता है, जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड कम होती है ड्यू टू राइज इन लॉ ऑफ डिमांड। जितना लॉ ऑफ डीएमयू इंपॉर्टेंट था उतना ही, रादर उससे भी इंपॉर्टेंट ही है ये आंसर। ये आंसर लास्ट 10 साल में तकरीबन 6 बार 8 मार्क्स के लिए आया हुआ है। अगर 8 मार्क्स के लिए कभी नहीं आता है तो मैक्सिमम टाइम से 4 मार्क्स के लिए आ ही जाता है। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि डिमांड होता क्या है। डिमांड यानी कि डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे। डिजायर मतलब मेरी इच्छा, एबिलिटी टू पे मतलब अगर इच्छा है बट खर्च करने के पैसे ही नहीं है तो उस इच्छा का कुछ भी यूज नहीं है। तो इसका मतलब डिजायर के साथ साथ उस डिजायर को पूरे करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो भी होने चाहिए। और लास्ट में विलिंगनेस टू परचेज, जैसे कि मेरे पास डिजायर भी है, मेरे पास पैसे भी है, बट मेरी अगर इच्छा ही नहीं है वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने की, तो मैं उस प्रोडक्ट को डिमांड ही नहीं करूंगा। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक में, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था।
ये बुक उन्होंने 1890 में पब्लिश की थी। ये लॉ फंक्शनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप यानी कि इंटरडिपेंडेंस। अभी आप पूछोगे किन दोनों फैक्टर्स में इंटरडिपेंडेंस? ये जो लॉ है वो डिमांड और प्राइस के इंटरडिपेंडेंस या रिलेशन को समझाता है। ये लॉ ये कहता है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जब प्राइस ज्यादा होगी तब डिमांड कम होगी, वेरएस प्राइस जब कम होगी तब डिमांड ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक गेहूं की बोरी है जिसका दाम है 100 रुपए 5 किलो, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं 5 किलो कितने प्राइस पे? 100 रुपए प्राइस पे। पर अगर उसी बोरी का दाम 1000 रुपए हो गया तो क्या हम उतना ही डिमांड करेंगे? क्या नहीं, बल्कि हम कम डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गए। इसी का मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये याद रखना, डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग अभी इस डिमांड के लॉ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यानी कि जो इन्होंने शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी और राइट में लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड। पहले प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपीज थी, तब हम लोग 1 किलो प्रोडक्ट खरीदते थे। जैसे प्राइस 40 रुपए हो गई तो हम लोग ने डिमांड बढ़ा दी, 1 किलो से हम लोग अभी 2 किलो डिमांड करने लगे। तो जैसे आपको दिख ही रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ते जा रही है। अगर उसका उल्टा होता, अगर जैसे प्राइस बढ़ती जाती तो हमारी डिमांड कम होती जाती। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। यही जो ऊपर हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल देखा, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड को रिफर करता है, यानी कि कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, एक्स एक्सिस उसको दर्शाता है, वेरस वाई एक्सिस डिनोट करता है प्राइस को। जैसे आप देख रहे हो, जैसे पहले प्राइस 50 रुपए थी तो डिमांड पहले यहाँ थी, ऊपर थी, बट जब जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 रुपए पे आ गई तो वो डिमांड यहाँ पे यानी कि बढ़ गई। पहले हम लोग 1 किलो क्वांटिटी प्रोड्यूस डिमांड करते थे, जब अभी प्राइस कम है तो हम लोग 5 किलो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी। When price of commodity is 50, only 1 kg of product is demanded, यानी कि जब 50 रुपए है दाम तो हम लोग खाली 1 किलो प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। At 40 रुपीज वी डिमांड 2 kg। तो दिख ही रहा है आपको, जैसे दाम कम हो रहा है वैसे डिमांड बढ़ रही है। डिमांड डिक्रीजेस विद एवरी इंक्रीज इन प्राइस, हेंस द रिलेशन इज इनवर्स रिलेशन। इसी का मतलब डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन है? इनवर्स, यानी कि उल्टा रिलेशन है। इसी के वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। या तो हम लोग इसको निगेटिव रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट नीचे आ रहा है। ये देखा था कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा है कि अगर किसी को ये लॉ प्रूव करने का है तो हमें ये अजम्पशंस यानी कि ये रूल्स अप्लाई करने ही होंगे, तब जाके ये लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने एक आंसर किया था जो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दोनों सेम है, खाली आपको डिटर्मिनेंट्स के पहले ये शब्द लगाने होंगे, नो चेंज। तो जो डिटर्मिनेंट वाला आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा, बट ध्यान रखना जब आप अजम्पशंस लिखोगे तब आपको नो चेंज लगाना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते एक एक करके देखते हैं अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहला अजम्पशन है नो चेंज इन प्राइस, यानी कि हम लोग जब ये लॉ अप्लाई करेंगे तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। मान लो जैसे कि अगर प्राइस बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगर हमारी प्राइस कम हो गया तो अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये लॉ का ये एक अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन है नो चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। ये लॉ अप्लाई करते टाइम हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम यानी कि उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो खर्चे ज्यादा करेगा, यानी कि वो डिमांड ज्यादा करेगा। ये जो लॉ है वो अज्यूम करता है कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट द स्पैन ऑफ अप्लाइंग दिस लॉ।
नेक्स्ट है नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी। हम ये अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएशंस उसमें नहीं हो रहे। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से गवर्नमेंट को मैं 30 रुपए टैक्स दे रहा हूँ इस सिचुएशन में, तो मेरे पास कितने बचे? 70 रुपए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, जो मैं मार्केट में खर्चा कर सकता हूँ, स्पेंड कर सकता हूँ। बट अगर एकदम से गवर्नमेंट ने टैक्स जो पहले 30 रुपए लेते थी अभी 60 रुपए लेने लगी, तो मेरे हाथ में कितना बचेगा? सिर्फ 40 रुपए। तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कब बच जाएगी? इसका मतलब मैं खर्चा कम कर पाऊंगा, जिससे मेरे डिमांड को इफेक्ट होगा। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है थ्रू आउट दी स्पैन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जब हम लॉ अप्लाई करेंगे तब साइज, पॉपुलेशन की जो साइज है वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। अभी मुझे पता है ये बहुत हाइपोथेटिकल है, यानी कि इमेजिनरी है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की खासियत है। ये हमें अजम्पशन करने ही होंगे तभी जाके ये लॉ फुलफिल होंगे। नेक्स्ट है नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मान लो मैं पेन की डिमांड कर रहा हूँ, बट एकदम से पेन की जो इंक आती है उसके दाम बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली मेरे पेन का कंजम्पशन कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस महंगे हो जाएंगे पेन के। इसीलिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी दाम थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लॉ बढ़ने या कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे डिमांड पे इफेक्ट होता है, डिमांड में चेंज आता है। नेक्स्ट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लो मैं चाय की डिमांड कर रहा हूँ बट एकदम से कॉफी की प्राइसेस कम आ गए, तो मैं ऑब्वियसली कॉफी डिमांड करूंगा। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लॉ टी और कॉफी जो शुरू में पॉइंट प्राइस था वही थ्रू आउट द पॉइंट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि जब हम लोगों ने लॉ की टेस्टिंग चालू की थी, मान लो चाय 10 रुपए किलो थी और कॉफी 15 रुपए किलो थी, तो थ्रू आउट द स्पैन ऑफ टाइम ये दोनों का रेट सेम ही रहेगा, ये दोनों में कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। नेक्स्ट है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में किसी चीज का दाम कम होने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं आज तो उसे नहीं खरीदूंगा। मैं कब खरीदूंगा? फ्यूचर में, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में उसके दाम कम होने वाले हैं, तो मैं आज क्यों उस प्रोडक्ट की डिमांड करूं? तो इसीलिए ये लॉ अज्यूम करता है कि कंज्यूमर ने कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर फॉल इन प्राइस या राइज इन प्राइस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। अभी जैसे अजम्पशंस हुए लॉ ऑफ डिमांड के, वैसे कुछ लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस भी है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहला है इग्नोरेंस। मान लो मैं एक ऐसा कस्टमर हूँ जिसे कुछ पता ही नहीं है, मैं एक जगह से कुछ साबुन लाने गया, पर मैं लाइफ में पहली बार साबुन लाने गया हूँ, तो वो दाम बढ़े हो या कम हुए हो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बाकी मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके बारे में मैं इग्नोरेंट हूँ, यानी कि आई एम अनअवेयर अबाउट अदर प्राइसेस एट अदर लोकेशंस। इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है, मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूँ प्राइस को। तो ये जब हम कंज्यूमर इग्नोर करता है तो वो भी एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है प्राइस इल्यूजन। हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी सुपीरियर होती है, इसी के वजह से भले वो प्रोडक्ट्स महंगे फिर भी हम लोग वो परचेस करते ही करते हैं। बट अपोजिट में अगर वो प्रोडक्ट सस्ते हैं तो हम लोग उनकी डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो प्रोडक्ट सस्ते होते हैं उनकी क्वालिटी खराब होती है। बट इन रियलिटी बहुत बार ऐसे नहीं होता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइस इल्यूजन। नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स। मान लो हमें किसी अल्कोहल की आदत लग गई है, तो उस अल्कोहल का दाम बढ़े या कम हो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर एक बार किसी चीज की आदत लग गई तो उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। उसका दाम बढ़े या कम हो हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस। इसलिए हैबिचुअल गुड्स लाइक सिगरेट्स, टोबैको आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। ये थोड़ा ध्यान देना, सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया था मजदूरों के ऊपर। जब मान लो मजदूरों की इनकम जब 100 रुपए थी तब वो ब्रेड डिमांड करते थे, क्योंकि ब्रेड के दाम सस्ते थे। बट जब मजदूरों की इनकम बढ़ गई तो उन्होंने ब्रेड के बदले चिकन खाना प्रिफर कर लिया, क्योंकि वो सुपीरियर क्वालिटी का था। इससे ये सजेस्ट होता है कि जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, यानी कि जो कम क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं, इरिस्पेक्टिव अगर उनका भाव कम भी हो गया तो हम लोग उनकी डिमांड नहीं बढ़ाते,
क्योंकि हमें भी ये पता होता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी की तरफ हमारा प्रेफरेंस रखते हैं। तो यही है सर रॉबर्ट गिफन्स का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी कि आपको शेयर मार्केट तो पता ही होगा, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पूरी दुनिया उस स्टॉक के पीछे पड़ी रहेगी इस एक्सपेक्टेशन में कि मान लो यहाँ से मैंने खरीद भी लिया तो ये और ऊपर रहेगा। तो स्पेकुलेशन इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये उल्टा चलता है। अगर दाम बढ़ रहा है तो सारी दुनिया उसी स्टॉक के पीछे पड़ जाएगी, बट अगर दाम कम हो रहा है तो कोई भी इंसान उस स्टॉक को नहीं खरीदेगा, इरिस्पेक्टिव भले वो सस्ता हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स यानी कि कभी कभी हम लोग या फिर कभी कभी कोई अमीर इंसान स्टेटस मेंटेन करने के लिए कोई हाई एंड क्वालिटी कार परचेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बिजनेसमैन ने मर्सिडीज खरीद ली, बट आगे उसको जाके रोल्स रॉयस खरीदनी है। तो रोल्स रॉयस तो आपको पता ही होगा काफ़ी महंगी आती है, फिर भी वो खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टेटस दिखाना है सोसाइटी में, उसका स्टेटस उसको मेंटेन करना है। इसीलिए प्रेस्टिजियस जो गुड्स होते हैं, जो कीमती चीज़ें होती है, भले उनका दाम बढ़े तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। जितना महंगा रहेगा उतना वो लोग डिमांड करेंगे। आज हम देखेंगे कि सप्लाई क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनके वजह से सप्लाई या तो बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। मैं आपको एक बता दूं, अगर एग्जाम में आपके फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स कोई भी आया शब्द तो उसका आंसर एक ही होगा। बस आपको चेक करने का है कि वो डिटर्मिनेंट सप्लाई के पूछ रहा है या डिमांड के। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते, देखते सप्लाई होता क्या है। द वर्ड सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सप्लायर इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने 100 टी शर्ट्स बनाए और मैं ये 100 टी शर्ट्स मार्केट में बेचना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो विलिंगनेस तो है। अच्छा, कौन से प्राइस पे बेचूंगा? प्राइस वो मैं लगाऊंगा जो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर कर लेगा और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे देगा। मान लो एक टी शर्ट मैंने 50 रुपये में बनाया, तो उसमें मैं और 50 रुपये बना के मार्केट में एक टी शर्ट 100 रुपये में बेचूंगा। तो एक टाइम पे, यानी कि मेरा एक टारगेट रहेगा कि ये जो मैंने बैच बनाया है टी शर्ट्स का, वो आने वाले 2 महीने में सेल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सप्लाई बोलते हैं। दैट इज एट अ पर्टिकुलर प्राइस यानी कि 100 रुपये पे, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक टारगेट रहता है स्पेसिफिक कि एक ये महीने में या 2 महीने में हमें सेल करने का है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स जिनके वजह से सप्लाई कभी कभी बढ़ जाता है या कम होता है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड के केस में प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स था, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। बट यहाँ पे सप्लाई और प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट होता है, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ेगा। मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने शर्ट बनाए और प्रेजेंटली शर्ट की जो कीमत है मार्केट में वो चल रही है 50 रुपये। बट मुझे पता है कि 2 महीने बाद यही शर्ट मेरे 100 रुपये में बिकेंगे। तो क्या लगता है मैं कौन से प्राइस पे बेचने के लिए तैयार इजीली हो जाऊंगा? ऑब्वियसली 100 रुपये। इसका मतलब जब प्राइस है तब सप्लाई भी मैं ज़्यादा कर दूंगा। इसी का मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन यानी कि सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बट अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मान लो मेरे पास पहले के ज़माने से जो मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करता आया हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है, बट मेरे फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं। बट अभी की जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसमें मॉडर्न मशीन यूज़ करने का ज़माना है, बट मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन साइकिल फास्ट होगा या स्लो? ऑब्वियसली स्लो, क्योंकि मेरे पास तो इंसान काम कर रहे हैं। इंसान कभी भी मशीन्स की कैपेसिटी से काम नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिसके कारण मैं मार्केट में भी कम सप्लाई कर पाऊंगा। बट अगर मेरे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जिससे मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो ये था सेकेंड डिटर्मिनेंट, दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे पास 2 तरीके के पेन है। एक पेन जो है मुझे 5 रुपए में पड़ता है और एक पेन है मुझे 10 रुपए में पड़ता है। तो आपको क्या लगता है मैं कौन सा पेन बेचने के लिए इजीली तैयार हो जाऊंगा?
ऑब्वियसली 5 रुपए वाला। क्यों? क्योंकि वो मुझे कम दाम में मिल रहा है। इसी का मतलब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो मैं चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में मैं और बेचूं। बट जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी का बढ़ जाएगा तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वो बेचूं, क्योंकि मैं जब किसी से वो खरीदूंगा तो मुझे महंगा मिलेगा। इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत सारे स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं, जैसे PLI स्कीम हो गया। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना तो मुझे गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज यानी कि छूट देती है कि आप इतना काम कर रहे हो, रोजगार जनरेट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो हम लोग आपको कुछ पैसे दे देंगे। तो पैसे देने से या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट से या सब्सिडीज से क्या होता है, सप्लायर एनकरेज होते हैं अच्छा काम करने के लिए। जब ज़्यादा पैसा मिलेगा, जब ज़्यादा गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। बट अगर किसी कारण से गवर्नमेंट ने मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरी सप्लाई भी मुझे कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कंडीशंस। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मॉनसून या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल खेतीबाड़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लो मैं कुछ प्रोडक्ट मेरे फार्म में कुछ ना कुछ वेजिटेबल उगाता हूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भले मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मैं सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस बार मॉनसून फेवरेबल नहीं हुआ। तो भले डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई इस बार कम ही होगी क्योंकि मॉनसून ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर किसान को मॉनसून का या फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तभी वो अच्छे से सप्लाई कर पाएगा। इसका मतलब अगर भले मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, बट अगर मेरे पास प्रोडक्ट ही तैयार नहीं है या मेरा प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो किसी रीज़न से ख़राब हो गया, तो हायर प्राइस पे भी मैं सप्लाई उसको नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे आज दिख रहा है कि मार्केट में 50 रुपये मेरे प्रोडक्ट का भाव चालू है, बट मुझे पता है 2 महीने बाद दिवाली आने वाली है, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट का भाव 100 रुपये हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, मैंने प्रोडक्ट आज बेचना चाहिए या 2 महीने बाद? ऑब्वियसली 2 महीने बाद। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा मुनाफा 2 महीने बाद मिलेगा। तो इसीलिए कुछ सप्लायर्स क्या करते हैं, डेलिबरेटली जानबूझ के स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड मतलब खुद के पास जमा करके रखते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर पाए मार्केट में, जिसके बाद से इनका मुनाफा बढ़ेगा, क्योंकि ये तब डिमांड हाई रहेगी तो सप्लाई करेंगे तो भाव भी अच्छा खासा मिलेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मतलब हम लोग जब फ्यूचर का प्रेडिक्ट करके प्रेजेंट की सप्लाई रोक देते हैं, उसी को हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। 2 एग्जाम्पल है। मान लो मैं दूर गाँव में रहता हूँ, मेरा सब्जी बेचने का बिजनेस है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वहाँ से गांव से शहरों में लाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है वो सब्जी यहाँ पे लाके बेचने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सप्लाई तो कम ही रहेगा। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मेरे पास अच्छे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, यानी कि मेरे पास पावर सप्लाई अच्छी है, मेरे पास कम्युनिकेशन, मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ गुड्स आसान हो जाएगा। मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी है तो। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं। ये आंसर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 इयर्स में ये आंसर्स आपको 2 बार बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए दिखा रहेगा, और इवन कभी कभार ये 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट। लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। जैसे पिछले 2 लॉ भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे। कौन से 2 लॉ थे वो? लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड। तो वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था, और उन्होंने ये लॉ सेम बुक में दिया है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। तो ये आप तीनों लॉ के लिए कॉमन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि क्या लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। ये लॉ कहता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, बट वेयरएज अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली
कम होगी। तो ये हमें फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। उसी को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स, यानी कि सप्लाई इज फंक्शनल प्राइस ऑफ एक्स। यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, बट अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तीनों लॉज में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ दिया है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ को आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो। याद रखना ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ आपको वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना है आपके एग्जाम्स में, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। तो देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल सर ने क्या बोला था। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि सेट्रिस पारिबस, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा रहेगी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, तभी सप्लाई ज्यादा रहेगा। बट लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जब प्राइस कम रहेगा तब क्वांटिटी भी सप्लाई लेस की जाएगी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सप्लाई शेड्यूल दिया है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, जहाँ पे प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, वैसे ही सप्लाई शेड्यूल है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस को डिनोट किया है, वेरएज राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी सप्लाइड को डिनोट किया है। जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज़ है, तब हमारा क्वांटिटी सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो 100 किलो है। जब प्राइस हम लोग का 10 से 20 हो रहा है, तब हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड ऑटोमेटिकली 100 से बढ़ा के 200 तक कर रहे हैं। इसी का मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तब ऑटोमेटिकली सप्लाई भी हम लोग बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यही शेड्यूल को मैंने ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड को रिप्रेजेंट करता है, वेराज वाई एक्सिस जो है वो प्राइस को डिनोट करता है। और ये देख लेना, ये जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, अनलाइक डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ध्यान में रखना, कभी कभार 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। तो इसी ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी देता हूँ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं थोड़ा सा देख लेना, इसको भी मार्क्स होते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। हर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग लाइन आपको यही करनी है कि एक्स एक्सिस क्या डिनोट करता है और वाई एक्सिस क्या डिनोट करता है। इस सिचुएशन में एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड। और वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 10, क्वांटिटी सप्लाइज इज 100। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तब क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा, यानी कि जब प्राइस 10 से 20 हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से लेके 200 तक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें? प्राइस और सप्लाई के बीच में। वेरस डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। उसी लॉ के अजम्पशंस और एक्सेप्शंस को समझने वाले जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें दिए। अगर ये लॉ हमें अप्लाई करना है तो हमें इन रूल्स को मानना पड़ेगा, तब जाके ही ये लॉ अप्लाई होंगे। तो देखते हैं ये लॉ के अजम्पशंस क्या है। सबसे पहला अजम्पशन जो है वो नो चेंज इन प्राइस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स किए थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और अजम्पशंस ऑफ सप्लाई, इन दोनों के आंसर सेम है। बस जब आप अजम्पशंस लिखोगे तो आपको स्टार्ट करना है कौन से वर्ड से? नो चेंज। तो ये नो चेंज आप लगाओगे तो समझ जाना ये आंसर अजम्पशन का है। सबसे पहला अजम्पशन जो है दैट इज नो चेंज इन प्राइस। ये लॉ अज्यूम करता है कि जो प्राइस एक बार स्टार्टिंग पॉइंट में है वही प्राइस थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लॉ रहेगी, क्योंकि अगर प्राइस गलती से बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सेकेंड है नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मान लो मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो आज के टाइम में एक दिन में 500 टी शर्ट बना रही है, बट अचानक से कल उठ के मैं एक ऐसी मशीन लाऊं जो मुझे एक दिन में 5000 टी शर्ट बना के दे दे, तो क्या लगता है मेरा सप्लाई, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन मुझे ज़्यादा आउटपुट दे रही है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलने से भी सप्लाई कम ज़्यादा हो सकता है। तीसरा है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी।
गवर्नमेंट जो सप्लायर्स को या मैन्युफैक्चरर को सुविधाएं दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, टैक्स दे रहा है, उनमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। मान लो मैं अगर यहाँ से पुणे मेरा सामान शिफ्ट करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसलिए मैं आराम से विदाउट एनी टेंशन में सप्लाई कर पा रहा हूँ। बट अगर कल उठ के गवर्नमेंट ये बोले कि आपको हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या लगता है मैं सप्लाई करूंगा क्या? नहीं करूंगा। अच्छा, अगर कर भी लिया तो बहुत कम हो जाएगा मेरा सप्लाई। इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। जो फोर्थ हमारा अजम्पशन है, दैट इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मान लो डिमांड अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है, बट हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो किसी अनफेवरेबल कंडीशन के वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि कुछ आपातकालीन बारिश हो गई या कुछ ऐसा हो गया जो अनसर्टन था, इसके वजह से हम लोग के जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि जो वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मैं अगर मुझे पता है आज मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का दाम 50 रुपये है और मुझे ये पता है 2 महीने बाद दिवाली आएगी तो मेरे प्रोडक्ट का भाव ऑटोमेटिकली 50 से बढ़कर 80 रुपये हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है मैं कौन सी भाव पे बेचना प्रीफर करूंगा मेरा प्रोडक्ट, 50 रुपये पे या 80 रुपये पे? ऑब्वियसली 80 रुपये पे। क्यों? क्योंकि मुझे मुनाफा तब ज्यादा मिलेगा। इसीलिए कुछ सप्लायर्स क्या करते, फ्यूचर एक्सपेक्ट करके, फ्यूचर प्रेडिक्ट करके ऐसे ट्राई करते कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज लाए, यानी कि प्रोडक्शन तो करते हैं बट मैक्सिमम अपने गोडाउन में ही जमा करके रखते हैं, जिससे मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। और जब डिमांड उसके पीक पे रहेगा तब सप्लायर्स धीरे धीरे अपना माल मार्केट में छोड़ते हैं, दैट टू ऑन हाई प्राइस। तो इसी को हम लोग कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग या होल्डिंग ऑफ गुड्स कहते हैं, जो इंडिया में इलीगल है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो मुझे एक टी शर्ट बेचने की कीमत 50 रुपये आ रही थी, बट अचानक से कपड़े बनाने के लिए जो धागा लगता है वो महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे कपड़े का कॉस्ट बढ़ जाएगा। पहले मैं 50 रुपये में कपड़े बनाता था, अभी मुझे वही कपड़ा बनाने में 90 रुपये लग रहे हैं, तो क्या लगता है मेरा सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना वर्किंग कैपिटल ही नहीं है जो मैं डिमांड को मीट कर पाऊँ। क्योंकि मुझे पहले 50 रुपये का ही खर्चा करना पड़ता था अगर मुझे मार्केट में बेचना है तो, बट अभी मुझे 50 के बदले में कितना करना पड़ेगा, 90, तो 40 रुपये मेरा कॉस्ट बढ़ गया, जिसके कारण मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि ऐसे कुछ चीजें जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहला है अर्जेंट नीड फॉर कैश। मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है वो अच्छा है, बट ऐसा हो सकता है मेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो, तो मैं जल्द से जल्द वो बेच के जो भी मुझे पैसा मिलेगा वो मैं कैश इन करना चाहता हूँ। भले मार्केट में प्राइस ज़्यादा है बट मैं कम पैसे में भी वो प्रोडक्ट बेचने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अर्जेंट नीड है पैसों का, ताकि मैं मेरे घर पे जो पेशेंट है उसका जल्द से जल्द इलाज करवा सकूं। सेकेंड है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो तुरंत खराब होते हैं, यानी कि कुछ हो गया, मान लो जो किसान गांव से शहरों में यहाँ पे सब्जी बेचने के लिए आते हैं, तो जो सब्जी है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल यानी कि ऐसे गुड्स जो तुरंत खराब हो जाते हैं, 1-2 दिन में वो हो सकता है सड़ जाए। नेक्स्ट है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स यानी कि ऐसी कुछ विशेष वस्तु जो बहुत रेयर है, या तो एंटीक हो सकती है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो 6 मारा था वर्ल्ड कप में, वो जो बैट अगर वो ऑक्शन में लाए वो तो रेयर गुड हो जाएगा। रेयर मतलब एक ही प्रोडक्ट है, तो भले डिमांड कितने भी बढ़े मार्केट में, वो प्रोडक्ट तो एक ही है। ऐसा थोड़ी होगा कि डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा बैट प्रोडक्शन चालू कर देगा? नहीं, उस बेचारे ने तो एक ही बैट से खेला था, वही एकलौता बैट है जो मार्केट में बेचने को आएगा, बराबर। तो जब भले डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, बट उस बैट की सप्लाई कम ही होगी, क्योंकि वो कैसा गुड़ है, रेयर गुड़ है, यानी कि ऐसा गुड़ जो बार बार नहीं बनाया जा सकता, वो हार्डली एक बार बनता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। थोड़ा ये ध्यान देना, पहले बात तो समझो लेबर क्या होता है। लेबर यानी कि बहुत लोगों को लगता है लेबर यानी कि मजदूर, नहीं, लेबर यानी कि हम लोग जहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ 9 घंटे, तो 9 घंटे में उस जो ऑफिस को मेरी सर्विस दे रहा हूँ उसको बोलूंगा लेबर, और मैं कौन हो गया, लेबरर। तो लेबर और लेबरर में फर्क होता है। लेबरर यानी कि इंसान, बट लेबर मतलब वो इंसान जब उसका टाइम दे उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। अच्छा, ऐसा मान लो
मेरे पास 2-3 मजदूर है, उनको मैं 100 रुपए घंटे के हिसाब से देता था, तो वो मेरे लिए 5 घंटे दिन में काम करते थे। इसका मतलब मैं उनको डेली का 500 रुपए देता था। जब मैंने मेरा प्राइस बढ़ा दिया, मैंने 100 रुपए से 200 रुपए दिया, तो उन्होंने भी अपना सप्लाई बढ़ा दिया। जो पहले 5 घंटे काम करते थे वो अब भी 7 घंटे काम करने लगे। जो पहले उनको 500 रुपया मिलता था अभी उनको 1400 रुपये मिलने लगे। बट जब मैं वापस मेरी प्राइस बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने 200 से लेके 300 तक कर दी, तो वो क्या लगता है आपको 7 से 9 घंटा करेंगे क्या? नहीं, बल्कि वो 1 घंटा कम करेंगे, यानी कि 6 घंटा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे भाई, वो जो लेबरर है वो एक इंसान है। वो आखिरकार एक पॉइंट के बाद अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भी सोचेगा कि मैं काम भले कर रहा हूँ, पैसा क्या ऊपर लेके थोड़ी जाऊंगा, तो भले कम पैसा मिलेगा चलेगा, बट मुझे टाइम चाहिए, लेजर चाहिए। तो भले स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि प्राइस भले बढ़ेगा, तब लेबर का चार्जेस भी बढ़े, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उसका सप्लाई कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व इनिशियली तो ऊपर जाता है, बट जैसे लेबर अपने वर्किंग आवर्स कम कर लेता है वैसे सप्लाई कर्व वापस पीछे आ जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल गुड्स। जैसे मैंने बोला, अनफेवरेबल कंडीशन के वजह से अगर बाढ़ आ गई, कुछ नुकसान हो गया, तो इवन दो मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत प्राइस है, मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन नेचर। अगर नेचर ने कुछ गलत कर दिया मेरे गुड्स के साथ, मान लो तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो मैं कितना भी चाहूँ पर मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये थे हमारे लॉ के अजम्पशंस और एक्सेप्शन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड तो आपको पता है, डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू परचेज, यानी मेरी इच्छा होनी चाहिए, मेरे जेब में पैसे होने चाहिए, और ये दोनों होके मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मैं वो प्रोडक्ट खरीद लूँ, तो ही उसको मैं क्या बोलूँगा? डिमांड। अभी ये इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी समझने से पहले मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ाया था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन से होते हैं? प्राइस हो गया, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये ऐसे डिटर्मिनेंट है जिनके वजह से डिमांड पे इफेक्ट होता है। मान लो प्राइस अगर बढ़ी तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। बट कितने परसेंटेज से कम होगी? यानी कि अगर 10% से प्राइस बढ़ गई तो 20% से डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो मैंने मेजरमेंट किया कि कितने से चेंज होगा या कितने की रिएक्शन होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि रिएक्शन ऑफ डिमांड टू इट्स फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनके वजह से डिमांड इफेक्ट होता है, तो वो कितने क्वांटिटी में या कितने मेजरमेंट में कम ज्यादा हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिवनेस या इलास्टिसिटी। Elasticity, the degree of responsiveness of quantity demanded of a product to its change in factors variables affecting it, यानी कि जो जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो डिमांड कम ज्यादा होता है, तो वो कितने क्वांटम में या कितनी क्वांटिटी में कम ज्यादा होता है, उसको मेजर करना ही हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी के 3 मेन टाइप्स है। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरी है क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी इन तीनों को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहली जो इलास्टिसिटी का टाइप है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस बढ़ने या कम होने से डिमांड को क्या इफेक्ट होता है और कितने क्वांटम में इफेक्ट होता है, उसको समझने का तरीका है प्राइस इलास्टिसिटी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। अभी आपको सुन के डर लगा रहेगा, कुछ नहीं, मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस पहले 50 रुपए थी, अभी वो तब हम लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड एक 10 किलो करते थे, बट अगर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 100 रुपए हो गई, तो हम लोग उसकी डिमांड कम करके 5 कर देंगे। तो प्राइस कितना बढ़ा? 50 रुपए से, और डिमांड कितनी कम हुई? 5। तो 50/5 इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस कम या बढ़ने से उसका रिस्पांस, डिमांड क्या दे रहा है और कितना दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया। जैसे पहले 100 रुपए का सामान हम लोग डिमांड करते थे, अभी 50 रुपए का कर रहे हैं, तो चेंज कितना हुआ? 50 रुपए का। तो अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पहले 100 रुपए कीमत थी, अभी कितनी हुई?
₹50। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ 50, तो ऊपर भी कितना 50 और नीचे भी 50, तो आंसर कितना आ जाएगा ₹1। नेक्स्ट है ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कुछ नहीं, ये जो मैंने लिखा है ना, इसी का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो प्राइस इलास्टिसिटी सिंपल टर्म्स में प्राइस कम या बढ़ने से डिमांड में कितना उसका इफेक्ट हो रहा है, डिमांड कितनी रिस्पॉन्स या रिएक्ट कर रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट जो टाइप है इलास्टिसिटी का, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या देखा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट थे बट क्या चेंज हो रहा था, प्राइस। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे बट क्या चेंज हो जाएगा, इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम कम होगी तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखते हैं, इनकम इलास्टिसिटी रिफर्स टू डिग्री ऑफ चेंज, यानी कि कितना चेंज होता है किसमें, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में टू अ चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ने, मान लो मेरी इनकम 1 लाख रुपए है तो मैं डिमांड 50,000 रुपए की कर रहा हूं। अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो जाएगी तो मेरी डिमांड 1 लाख रुपए की हो जाएगी। तो ये जो चेंज हुआ क्वांटिटी और इनकम में, इसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको y दिख रहा है, ये गलती से नहीं लिखा है। इनकम को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में y से डिनोट किया जाता है। इनकम इलास्टिसिटी मतलब ही EY, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितनी डिमांड चेंज हो रही है, क्यों, किसके वजह से, जितनी मेरी इनकम चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम ₹1 बढ़ रही है तो मेरी डिमांड भी ₹1 बढ़ रही है। तो ये जो चेंज आ रहा है उसमें, उसी को हम लोग बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। सिंपल, इनकम इलास्टिसिटी मतलब मेरी इनकम बढ़ने से मेरी डिमांड पे क्या असर होगा और कितना असर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। जो नेक्स्ट है दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले चाय पीता था, जो ₹10 की चाय आती थी, तब कॉफी की जो कीमत है वो ₹15 थी, बट अचानक से कॉफी की कीमत ₹15 से ₹5 आ गई, तो मेरी डिमांड चाय के लिए कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई, तो ज्यादा पब्लिक कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी का मतलब चाय की जो डिमांड है वो कॉफी के प्राइस बढ़ने या कम होने से चेंज हो गई। इसी को हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि प्रोडक्ट ए की डिमांड प्रोडक्ट बी के प्राइस के वजह से कम ज्यादा हो रही है। जो एग्जांपल मैंने दिया, टी को आप प्रोडक्ट ए समझ सकते हो, कॉफी को प्रोडक्ट बी समझ सकते हो। टी की डिमांड कम ज्यादा तो हुई, बट किसके वजह से, कॉफी की प्राइस कम या ज्यादा होने के वजह से। अगर टी की डिमांड कम ज्यादा हुई तो उसी को हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पर प्राइस किस चीज का, ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी कि एक चीज की डिमांड कम ज्यादा होती है बट किसके वजह से, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम ज्यादा होने से। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि प्राइस बढ़ने से या प्राइस कम होने से डिमांड पे कितना और क्या इफेक्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी कि जो अदर फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के अलावा जो बाकी के फैक्टर्स है, जैसे इनकम हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सारे हम लोग अज्यूम करते हैं कि बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है और केवल प्राइस में उतार चढ़ाव हो रहा है जिसके वजह से डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स हैं। हर एक टाइप को आप अच्छे से समझ लेना, और जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में लिखा है उसी तरीके से अगर आपने आंसर में प्रेजेंट कर दिया तो आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला जो प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप है वो है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी मतलब इक्वल। यूनिटरी मतलब क्या, इक्वल। ध्यान से समझ जाना, काफी इजी आंसर है, बहुत लोगों को डरावना लगता है और बहुत लोग ओमिट भी कर देते हैं। जिस हिसाब से मैंने लिखा है, अगर आप डायग्राम के साथ 3 ही पॉइंट्स लिख दो तो आपको श्योर शॉट 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वली इलास्टिक। थोड़ा देखते हैं, व्हेन चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस कम या बढ़ने से या कम होने से प्रोपोर्शनेटली इक्वल चेंज लाती है, किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में।
अगर प्राइस 10 रुपए बढ़ गई तो डिमांड 10 रुपए से कम होगी, यानी कि प्राइस कितने से बढ़ा, 10 रुपए से, और डिमांड कितने से कम हुई, 10 रुपए। तो 10 रुपए की जो क्वांटिटी है और 10 रुपए का जो प्राइस है वो दोनों इक्वल है। तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग प्रोपोर्शनेटली इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये पूरे लाइन में प्रोपोर्शनेटली इक्वल चेंज, ये शब्द होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ईपी इज इक्वल टू 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आंसर आएगा। डिमांड कर्व क्रिएट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थोड़ा सा डायग्राम देख लेना आप, यहाँ पे डायग्राम बना है, ये P है, ये पहली बात तो जो एक्स एक्सिस है वो डिमांड को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई एक्सिस है वो प्राइस को डिनोट करता है। ये जो है वो आपका डिमांड कर्व है। क्या है वो आपका डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व आप सभी को पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब मेरी प्राइस P है तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे, बट जब मैं P1 जब मेरी प्राइस है तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे आती है। गौर से देखना, ये जो पोर्शन है, ये जितनी प्राइस बढ़ी उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि प्राइस जितने से बढ़ रहा है उतने ही इक्वल चेंज क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है। अगर 10 रुपए से प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड में 10 रुपए से कम हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी यूनिटरी इलास्टिक को समझा, यानी कि जब प्राइस चेंज होने से इक्वल प्राइस डिमांड में इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि अगर प्राइस 10 रुपए से कम हो रही है तो मेरी डिमांड 15 रुपए से बढ़ जाएगी, यानी कि इक्वल नहीं है, इक्वल से ज्यादा है। When change in price brings more than proportionate, यूनिटरी वाले में था इक्वल टू प्रोपोर्शनेट, यानी कि इक्वल चेंज, यहाँ पे मोर देन प्रोपोर्शनेट। प्राइस मान लो 1 रुपए से कम हुई तो डिमांड मेरी 10 रुपए से बढ़ जाएगी, तो ये इक्वल नहीं है, ज्यादा इफेक्ट हो रहा है प्राइस पे। When change in price brings more than proportionate change in quantity demanded, यहाँ पे EP is equal to greater than 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 से ग्रेटर हो जाएगा। डिमांड कर्व इज फ्लैटर, ये ध्यान रखना, यूनिटरी इलास्टिक में डिमांड कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोल क्रिएट करता है, वेराज रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड कर्व जो है फ्लैटर होता है। फ्लैटर यानी कि यहाँ पे है डिमांड कर्व। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये है प्राइस। जब मेरी प्राइस P है तब मेरी क्वांटिटी यहाँ पे है, ठीक है, और जब मैं P1 जब प्राइस कम होती है तो मेरी जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। थोड़ा ऑब्जर्व करना, मेरी प्राइस जो है P1 से लेके P1 तक ही गिरी, बट मेरी डिमांड तो उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि प्राइस तो कम हुई बट प्राइस जितनी कम हुई उससे कहीं गुना ज्यादा मेरी डिमांड बढ़ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या था, डिमांड का जो रिएक्शन है वो लाउड है, यानी कि ज्यादा फर्क पड़ रहा है प्राइस के कम। मान लो प्राइस 1 रुपए से गिरी तो डिमांड मेरी 10 रुपए से बढ़ रही है, तो यहाँ पे उसके ठीक ऑपोजिट है। व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी कि मान लो मेरी 10 रुपए से प्राइस गिर गई पर मेरी जो डिमांड है वो बहुत कम, यानी कि 1 रुपए से ही बढ़ गई, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड कर्व इज स्टीपर। रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड कर्व जो था वो काफी फ्लैट था, वेराज यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर हो गया, ये देख रहे हो स्टीप। EP इज इक्वल टू लेस देन 1, यानी कि यहाँ पे जो डिमांड का रिएक्शन है वो प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख लो क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डिमांड कर्व है वो काफी स्टीप है। जब मेरी प्राइस P पे है तब मैं यही तक क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ, बट जब मेरी प्राइस P1 है तब मेरी डिमांड यहाँ पे है। देख लेना, मेरा प्राइस तो इतना बढ़ा बट मेरी क्वांटिटी खाली इतनी ही चेंज हुई। इसका मतलब प्राइस जितना बढ़ा उसके कंपैरिजन में मेरी डिमांड कुछ थोड़ी ही चेंज हुई।
इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग कवर करने वाले दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। पहली बात तो समझो, इलास्टिक मतलब चेंज होता है और इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होता है। तो पहली बात तो समझो परफेक्टली इलास्टिक है क्या। चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इन्फानाइट चेंज, यानी कि 10 रुपए से प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड मेरी बहुत बढ़ जाएगी, इतने हद तक बढ़ जाएगी कि मैं उसको मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। इसी का मतलब वो इन्फानाइट हो जाएगी, यानी कि इन्फानाइट यानी कि ऐसी अमाउंट आ जाएगी जो मैं मेजर ही नहीं कर सकता। चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इन्फानाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। ध्यान देना, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो एक्स एक्सिस आपका यहाँ पे और ये जो डिमांड कर्व है ठीक इसके पैरेलल चल रहा है। EP इज इक्वल टू इन्फानाइट, क्योंकि जो चेंज आएगा डिमांड में प्राइस कम होने की वजह से वो मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है और EP यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसे हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे मैंने बोला इलास्टिक यानी कि चेंज होता है और इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होता है। चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स नो चेंज। ध्यान रखना, रिलेटिवली इलास्टिक में परफेक्टली इलास्टिक में इन्फानाइट चेंज आ रहा था, बट परफेक्टली इन इलास्टिक में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। अगर प्राइस जो है वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई उससे डिमांड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे EP इज इक्वल टू 0। डिमांड कर्व जो होता है वो वर्टिकल हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल था और परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो है आपका वाई एक्सिस है और उसके ठीक पैरेलल चल रहा है ये वाला डिमांड कर्व। तो EP इज इक्वल टू 0। ऐसे ये जो इन इलास्टिक वाला है ये नेसेसिटी गुड्स के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नमक, जो हम लोग नमक कंज्यूम करते हैं अभी उसका भाव मान लो 30 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है, नमक तो सब लोग खाते हो। अगर उसका भाव 10 रुपए हो गया तो क्या हम गोडाउन भर के स्टोर कर लेंगे क्या नमक? नहीं। बट मान लो अगर 30 का 200 रुपए हो गया तो नमक खाना बंद कर देंगे क्या? नहीं। इसका मतलब प्राइस बढ़ने या कम होने से डिमांड में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये आंसर ध्यान से करना, 8 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है इस साल में।